हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया, जो हम कर रहे थे, दैट टॉपिक वाज रिएक्शन ऑफ अमाइन। उसी की कॉन्टिन्यूटी में अब हम आ गए हैं। इस रिएक्शन का नाम है हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारा अमाइंस का चैप्टर है, ये फाइनल पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अमाइंस से मिल जाएंगे। और अमाइंस की खासियत है कि इसकी जितनी रिएक्शंस है ना, इसमें बीच में कई कई वो रिपीट रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, बट यही है कि बच्चा उसको समझ ले और प्रैक्टिस कर ले तो याद रहती हैं। सो देखो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? जो हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, ये प्राइमरी अमाइन और आपका एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन इसको देते हैं विद क्लोरोफॉर्म। और इसकी पहचान क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये प्रोडक्ट बना ना, ये आइसोसाइनाइड बना, इसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल। बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो स्मेल आने से ही पता चल जाएगा कि भी हाँ, ये जो था हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे प्राइमरी अमाइन जो है या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है आइसोसाइनाइड टेस्ट, और पूरा नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उसका नाम कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन क्या होता है? जैसे ये आइसोसाइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड में कार्बन है और ये अमाइन है, आर एन अमाइन होता है और सी कार्बाइल है, तो ये बन गया कार्बाइल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ता हूँ, फिर मैं इस रिएक्शन को लिख के दिखाऊंगा, जिससे आप इसे बहुत आराम से याद कर पाएंगे। तो देखो, तो कह रहा है कि कार्बाइल अमाइन में क्या होता है कि हम प्राइमरी अमाइन में भी एरोमेटिक और सिंपल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को जब हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होता है? आइसोसाइनाइड बनता है जिसका फाउल स्मेल होता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। तो बस ये टेस्ट हो गया कि प्राइमरी देगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देगा, और वो भी देगा तो फाउल स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब रिएक्शन हो गई, गंदी स्मेल आने लग जाए तो। दिस रिएक्शन इज नोन बाय कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड यूज टू टेस्ट प्राइमरी अमाइंस। तो अब आप ये याद रखना, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, तो आप सीधा लिखिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट करेंगे, प्राइमरी अमाइन होगा तो फाउल स्मेल आ जाएगी, और ये रिएक्शन लिख दीजिए। अब देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, RNH2 प्राइमरी अमाइन है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और ये बेस है। बेस मीडियम में होता है इथेनोइक पोटेशियम। हीट करते हैं तो ये होता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, हम इसको कैसे याद रखें? तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप प्रोडक्ट को याद रख पाएंगे। सो देखिए कैसे याद रखेंगे प्रोडक्ट को, शॉर्टकट देखिए। मैं क्या करता हूं, मैं RNH2 को ऐसे लिख देता हूं, ये इस तरह से लिख दिया। CHCl3 को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखो, सी अपना थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ ताकि आप याद कर पाएं। Cl, 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 और ये H, ये मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म। KOH के 3 मोल यूज हो रहे हैं, तो मैं KOH को 3 बार लिख देता हूँ, KOH, KOH। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत ना आए। नाम में ही है कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल मतलब कार्बन, अमाइन मतलब RN। तो RN आपका अमाइन है, ये कार्बाइल है, तो RNC बनाना है। तो होता क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं इन सब कंडीशंस में, तो देखो क्या रिलीज हो जाता है। जब हम हीट करते हैं तो सबसे पहले तो ये चीज निकल जाती है KCl। तो प्रांजय कितने KCl निकल के बाहर देखो, 1 KCl, 2 KCl, 3 KCl। तो ये आ गया 3 KCl, समझ में आया कि आपका ये 3 KCl निकल जाता है बाहर। अब जो बच गया उसमें एक ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो 3 ऑक्सीजन है तो 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 2 3 4 और ये 5 6, और ये चीज लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये यहां से निकल गया वाटर।
तो ये लॉस हो गया आपका 3 मोल्स ऑफ वाटर, और ये लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ 3 मोल्स ऑफ KCl। ये चीज निकल गई इन 3 मोल ऑफ KCl। अब क्या बच गया, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। जो बच गया देखो, RN बच गया और C बच गया। तो ये RN और C आपस में जुड़ जाएगा। RN और ये जो C है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो RNC जुड़ गए तो बन गया आइसोसाइनाइड टेस्ट, और आइसोसाइनाइड बन गया और इसकी एकदम फाउल स्मेल आती है। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये शॉर्टकट है ताकि आप रिएक्शन को काफ़ी देर तक याद रख पाएँ। और प्रोडक्ट का तो नाम ही है, आपका नाम ही है कार्बाइल अमाइन। जो प्रोडक्ट बना है ना, इसका अगर हम नाम देखेंगे तो इसका नाम कार्बन कार्बाइल, RN को अमाइन कहते हैं। तो ये हो गया आपका मेमोरी चार्ट। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं राइट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्राइमरी अमाइंस गिव दिस रिएक्शन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन डोंट गिव दिस रिएक्शन। थर्ड लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी टर्शरी अमाइंस। उसके बाद आप रिएक्शन लिख देंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि फाउल स्मेल आती है। हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन हो गई, कि गंदी स्मेल आएगी एकदम से, फाउल स्मेल, जैसे कूड़ेदान से स्मेल आती है ना, ये बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी और ये बनते ही, बट ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रहा हूं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। तो टॉपिक का नाम है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का एक और नाम है नोन बाय द नेम ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग्स हिंसबर्ग्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले मैं आपको बता दूं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड होता क्या है। देखो, एराइल मतलब बेंजीन। देखना जरा, मैं हाईलाइट करता जाता हूं यहाँ पे। एराइल का मतलब होता है बेंजीन, सल्फोनिल का मतलब होता है SO2। ठीक है, सल्फो सल्फर, सल्फोनिल तो SO क्लोराइड, ये आ गया आपका Cl। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये जो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड है ना, इसी को कहते हैं हिंसबर्ग केमिकल। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए केमिकल चाहिए, तो उस केमिकल का को रिएजेंट भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम बताओ। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम है एराइल सल्फोनिल, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो एराइल मतलब बेंजीन, सल्फोनिल मतलब SO, क्लोराइड मतलब Cl। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि H होता है। टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता, तो ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों डिस्टिंग्विश इसको करते हैं। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भी हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम बताओ हिंसबर्ग टेस्ट में। तो यही अपना एराइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बोल दीजिए। react with primary and secondary amines to form sulfonamides। तो ये अमाइड बन गया ना, NH सल्फर, और ये अमाइड है, तो ये सल्फोनामाइड बनाता है। सो देखो होता क्या है, अब जरा आप रिएक्शन समझिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाता हूँ। देखो होता क्या है कि जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट और प्राइमरी अमाइन, ये मैं 1 डिग्री कर दूं, प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करते हैं, तो ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आप याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये निकल गया, HCl निकल गया, जो बच गया वो इसके साथ जुड़ जाएगा, बस Cl गया, यहाँ से H गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या नाम बन गया, ये सल्फोनिल तो था ही, अब ये N जुड़ गया तो अमाइड नाम पड़ गया, तो हो गया N इथाइल, ये इसको इथाइल बोल दिया, बेंजीन सल्फोनामाइड, ये अमाइड हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड।
अब क्या देखा गया है कि जो प्राइमरी अमाइन जब रिएक्ट करता है ना, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन छोड़ेगा, तो एसिडिक हो गया। तो जब हम इसको बेस में डिसॉल्व करेंगे एल्कली में, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, सॉल्युबल इन एल्कली। तो जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, ये 2H की जगह 1H होगा, तो ये H खत्म हो जाएगा, तो वो एसिडिक हुआ ही नहीं, तो वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता। सो लो जी देखो, द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड, ये वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाईलाइट कर देता हूं इस वाले हाइड्रोजन की, is strongly acidic due to presence of strong इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन भी खींच रहा है, तो ये बेचारा हाइड्रोजन टूट जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच ले जाते हैं और उसको निकाल, एसिडिक बिहेव करता है, तो बेस में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। सो हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो HCl निकला, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक होगा क्योंकि वो H प्लस बहुत जल्दी बनाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ये सारे, और H प्लस बनाने से वो बेस में सॉल्युबल है, एल्कली मतलब NaOH में सॉल्युबल है। ठीक है, अब हम इसका बात करते हैं सेकेंडरी। ये देखो, ये सेकेंडरी अमाइन है, अब जरा खुद समझने की कोशिश करो। दिस इज सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। तो जब 2 डिग्री अमाइन की हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी HCl निकला, देखो बिल्कुल वैसे ही HCl निकला, और प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसे ही बना। बस फर्क है कि इस प्रोडक्ट में H नहीं है, देखो ध्यान से आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट में H नहीं है। जो प्राइमरी वाला था वहां पे 2H थे, तो एक H बच गया, जिस कारण ये एसिडिक बन गया। अब यहाँ पे H है ही नहीं, तो H है नहीं तो ये एसिडिक नहीं होगा, बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनसॉल्युबल इन एल्कली, इन सॉल्युबल इन एल्कली, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर ही नहीं है इसका, तो एल्कली में इनसॉल्युबल है। देखो, प्राइमरी रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एसिडिक होगा, तो वो बेस में सॉल्युबल होगा। अब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये तो बना ही नहीं रहा अपना एसिड, तो ये बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये बेस ही हो गया एक तरह का, लोन पेयर होता है तो बेस बेस में सॉल्युबल, ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। सिंस NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसको कह रहे हैं NN डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो इट इज नॉट एसिडिक, हेंस इनसॉल्युबल इन एल्कली, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम टर्शरी की बात करें, ठीक है जी, तो मैं यहीं पे टर्शरी का दिखा देता हूं। मैं इस तरह से कर देता हूं, मैं इसे रिएक्शन ए कर देता हूं प्राइमरी वाले को, सेकेंडरी वाले को रिएक्शन बी, और मैं अब यहाँ पे टर्शरी की रिएक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, ये है हमारा बेंजीन या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब मैं अगर इसकी टर्शरी अमाइन से रिएक्शन करूं, आर आर आर, अब टर्शरी अमाइन से इसकी रिएक्शन नहीं होगी, हो भी जाएगी तो कुछ और तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब जैसे HCl बन रहा था इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास H नहीं है रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन कुछ डिफरेंट मिलेगी, इस तरह की नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ से इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट कर पाएंगे। अब देखो इसकी थ्योरी, tertiary amines do not react with benzene sulfonyl chloride. This property of amine reacting with benzene sulfonyl chloride in different manner is used for distinguish of primary, secondary and tertiary amine, and also for separation of mixture of amine. However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced by para टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब ये कह रहे हैं कि आजकल हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह एक और कंपाउंड यूज कर रहे हैं। जैसे ये है ना, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और करके, तो क्या है हमारा, पहले तो हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कह रहा है पैराटोलुइन, तो पैरा पोजीशन आप यहाँ से बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाइए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। तो आजकल इसका यूज किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये साइड चेन है, रिएक्शन तो यहीं से होनी है, तो बस आप इस चीज को ध्यान रखें। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस? तो आप बताइए, हम हिंसबर्ग से कर सकते हैं। और आगे आ जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी में भी हिंसबर्ग से कर सकते हो, और आपने जो पीछे पढ़ा है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, प्राइमरी में हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी। अब एक बार फिर से देखिए थ्योरी। टर्शरी अमाइंस, ये टर्शरी अमाइंस है, ये इसको मैं 3 डिग्री लिख देता हूं। टर्शरी अमाइंस, देखो tertiary amines do not react with benzene sulfonyl chloride। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट मैनर, जैसे प्राइमरी में रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट सॉल्युबल है, सेकेंडरी में हो रही है, इनसॉल्युबल है, टर्शरी रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन also for the separation of mixture of the amines. However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced by benzene toluene sulfonyl para toluene sulfonyl chloride। तो अब पेपर में देखो क्वेश्चन क्या आएगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच रिएजेंट यू कैन यूज, तो अब वो आपको लिखना पड़ेगा। या पेपर में ये है ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो आपको पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड दे देंगे और बोलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब आपको कंफ्यूज हो गए, तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नोट कर लो। सो देखो बेटा, इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट बताओ। तो आप अराइल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिख लीजिए, दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ दे दे तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो आप बताइए, हम हिंसबर्ग टेस्ट लगाएंगे, प्राइमरी रिएक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा एल्कली सोलुबल होगा, सेकेंडरी रिएक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एल्कली इनसोलुबल होगा, टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो डिफरेंस इन द रिएक्शन is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine। अगला क्वेश्चन बनता है कि आजकल हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा पैरा पोजीशन पे टोलुइन है, पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन सेम रहने वाली है, क्योंकि Cl से होएगी, तो टोलुइन पे इफेक्ट अपना इस CH3 पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बाय प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। अब देखो, जो एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, उसमें थोड़ी सी कुछ अलग तरह के इनके एक्सपेरिमेंट, मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या है जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहला ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करना, Br प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब हमें एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मान लो कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। याद आ गया। तो अब अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब क्या होगा, मैं आपको इसी में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब रिएक्शन होती है, कुछ अलग तरीके से होती है। तो अब हमें यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वो अलग क्या है, और उस अलग तरीके की रिएक्शन का रीजन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, अब ये है एनिलीन। एनिलीन की आपने रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कर दी, मतलब ब्रोमीन ज्यादा अमाउंट में है। तो ब्रोमीन ज्यादा अमाउंट में तो Br प्लस बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल, वो सारी पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा, ऑर्थो पैरा सबको ऑक्युपाई कर लेगा इस तरह से, और इसकी व्हाइट पीपीटी मिलेगी। तो ये भी एक टेस्ट है, एनिलीन का टेस्ट। तो मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए एनिलीन और प्राइमरी अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा दो। एनिलीन व्हाइट पीपीटी देगा, दूसरा नहीं देगा। सो देखो, ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन में हमने पढ़ा एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव व्हाइट पीपीटी। मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ये व्हाइट पीपीटी बनाता है ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो अगर व्हाइट पीपीटी बन रही है, तो हम इसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कलर आ रहा है, व्हाइट पीपीटी आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइट पीपीटी बनती है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, क्वेश्चन बन सकता है
कि आपको प्राइमरी अमाइन और एनिलीन दे दिया, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो आप जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा दो, एनिलीन देगा ये टेस्ट, दूसरा नहीं देगा, तो आपको वाइट पीपीटी मिल जाएगी, और वाइट पीपीटी मिलने का मतलब है कि वो एनिलीन है, दूसरा नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और ये कि एडिशनल चीज जो आपको बताई, इसे आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा सारी पोजीशंस ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि ब्रोमीन वाटर में रिएक्शन कर दी, ब्रोमीन ज्यादा था, और ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, मतलब आप मिक्स करेंगे ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो आप इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए इसे नोट कर लें, फिर हम अगली रिएक्शन देखते हैं। ओके जी, सो हमने ये रिएक्शन देख ली, और हमने ये भी पढ़ा एनिलीन ये रिएक्शन देगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और वाइट पीपीटी मिलेगी, और वाइट पीपीटी को हम एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज कर सकते हैं। आगे देखो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, जिसे हम नाइट्रेशन में डालने वाले हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन। अब देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करना। तो जब आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करोगे, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा NO2+। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब हमें पता है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो पैरा और ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा है, पैरा भी मिल रहा है, बट एक अजूबा हो गया कि हमें यहाँ पे मेटा भी मिल गया। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं, तो ऑर्थो पैरा के साथ साथ हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है, और वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ऑर्थो बहुत कम मिलता है, मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप इसको समझो जरा कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसे मैं इस तरह से बॉक्स में डाल के समझाता हूं, ताकि आप इसे समझ पाए, और स्टार लगा देता हूं। देखो होता क्या है। एनिलीन एक बेस है, आपको ये भी पता है। एनिलीन जो है बेस है, वो अलग बात है कि वीक बेस है, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। अब आप क्या करते हैं, आप नाइट्रेशन करने जा रहे हैं इसकी HNO3 की एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम मतलब H+, ये H2SO4 H+ देगा। अब ये H+ क्या करता है, इस पे अटैच हो जाता है। ये H+ अटैच हो जाएगा ये इस वाले लोन पेयर पे। ये मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं एरो वाइज, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है H+। जैसे ही H+ अटैच हुआ, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म, और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस NH3, जिसे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बन गया। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन था तो डोनेट हो सकता था, तो रिएक्शन होने के टाइम पे ही पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव होते ही क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बंद हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये अब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट प्लस चार्ज आने से अब ये मेटा डायरेक्टिंग बन गया। तो जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी, तो शुरू में कुछ प्रोडक्ट ऑर्थो मिलेंगे, हमें ऑर्थो मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, बट जैसे ही इसको H+ मिलेगा, तो ये पोजीशंस बंद हो जाएंगी और मेटा पे अटैक हो जाएगा। तो देखो मेटा की अमाउंट कितनी है, 47%। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आया कि एनिलीनियम आयन बनने से ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई, ऑर्थो पैरा की कॉम्पोजिशन ब्लॉक हो गई, और हमें मेटा प्रोडक्ट मिल गए, और कंसिडरेबल अमाउंट में, काफी अमाउंट में मिले। सो तो अब मैं आंसर पढ़ता हूँ, समझना, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो जी, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। टेरी का मतलब होता है 3। आप देखो मैंने 3 प्रोडक्ट दिखाए ना, 1 2 3, तो 3 को टेरी कहते हैं, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव्स, मोर ओवर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। देखो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड मतलब एक H+ गेन कर लेगा, प्रोटोनेटेड, या H+ गेन हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, तो लोन पेयर खत्म, लोन पेयर खत्म तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट खत्म। अच्छा, टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बना, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये है कि मेटा डायरेक्टिंग बन गया, पॉजिटिव चार्ज आने से ये ऑर्थो पैरा कम, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये मेटा पोजीशन है, मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ रेड कलर से। सो आई एम राइटिंग M, ये इस वाले पोजीशन को मेटा कहते हैं, रेड से मैंने कर दिया। एनिलीनियम आयन बना और ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। मैं यहाँ पे एरो डाल के लिख देता हूँ, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटा पे चला जाएगा, मेटा पे ज्वाइन हो जाएगा। तो बस पेपर में यही क्वेश्चन आता है, दैट इज वाई
That is why besides ortho para derivative significant amount of meta derivative is also formed. तो पेपर में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन we get more percentage of meta nitroaniline as compared to ortho. Why? तो आंसर में आप ये लिखोगे बिकॉज ड्यूरिंग नाइट्रेशन प्रोसेस इन एसिडिक मीडियम एनिलीन गेन H प्लस आयन, एनिलीन गेन H प्लस आयन और प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन which is meta directing, hence we get more percentage of meta product as compared to ortho product. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ओके प्रांजय, आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप हिंदी इंग्लिश जैसे कंफर्टेबल है बताइए कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वी गेट मेटा प्रोडक्ट आल्सो. व्हाई? Because at first the aniline ion gets protonated because it forms anilinium ion, and because of that the negative electron density from ortho and para gets removed, and it instead goes to the meta position, and that's why it forms meta derivative also. यस. सो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, आप लोग देखिए कैसे लिखेंगे. आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपल बताइए कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम से उसको प्रोटॉन मिल जाता है एनिलीन को. तो प्रोटॉन मिलने से वो बन जाता है एनिलीनियम आयन, और जैसे ही एनिलीनियम आयन बनता है और मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. यानी जो ये वाला इफेक्ट था ना डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव है, तो अब अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो ऑर्थो पैरा इफेक्ट कम हो जाता है, फिर मेटा अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, यानी 3 पोजीशंस अवेलेबल है. तो इस कारण क्योंकि ये वाली पोजीशन तो बिल्कुल इसके पास में है ऑर्थो, तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. ये 2 पोजीशंस दूर है तो इलेक्ट्रोफाइल इन 2 पे, क्योंकि विड्रॉइंग बन गया तो इलेक्ट्रॉन यहीं से खींचा जाएगा सबसे पहले. डोनेटिंग ग्रुप होगा तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा रेजोनेंस के हिसाब से. विड्रॉइंग होगा तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहीं से जाएगा, यहीं से खींच लिया जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाती है. इसलिए हमें मेटा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास अब ऑप्शन ऑर्थो तो बची नहीं, मेटा ही बची. तो फिर वो मेटा पे और पैरा कंपेरेबल रेंज में आ जाते हैं. तो एक बार फिर से, जब हम नाइट्रेशन करेंगे एनिलीन की तो एसिडिक मीडियम होने के कारण, एसिडिक मीडियम और ये बेस है, ये प्रोटॉन गेन कर लेगा, और प्रोटॉन गेन करने से ये एनिलीनियम आयन बनाएगा. एनिलीनियम होता है NH3 प्लस. एनिलीनियम आयन बनते ही ये विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, यानी ऑर्थो मैट पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसका मेटा एक्टिवेट हो जाएगा और हमें मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे. तो देखो आंसर आप यहां से लिख सकते हो, ये 2-3 लाइनें. इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग. ठीक है, बस इतना ही लिख के हेंस वी गेट नाइट्रो प्रोडक्ट्स आल्सो. बस इतना सा लिखेंगे. तो अब आप आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए. आज के लेक्चर में इतना ही. तो अगली क्लास में भी हम इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे.